ताइवान नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में साउथ चाइना सी के करीब बसा एक ऐसा आइलैंड जिसे मॉडर्न टाइम्स में अपने रैपिड अर्बनाइजेशन और फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जाना जाता है। 168 स्मॉल आइलैंड की मदद से अपनी टेरिटोरियल बॉर्डर को कंस्टिट्यूट करने वाले इस देश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे फॉर्मोसा, जो कि एक पोर्चुगीज टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग होता है ब्यूटीफुल। ये नाम ताइवान को 16वीं सेंचुरी के उन पोर्चुगीज एक्सप्लोरर ने दिया था दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहले अपने सी वॉयजेस के दौरान इस आइलैंड को स्पॉट किया था। हालांकि आज फॉर्मोसा नाम से इस आइलैंड को बेहद कम लोग जानते हैं और करंट कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो ताइवान का दूसरा सबसे फेमस नाम है ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये नाम ताइवान को सुन यत सेन और उनके रेवोल्यूशनरी कंपेनियंस ने दिया था, जिन्होंने 1912 में चिंग डायनेस्टी के फॉल के बाद इस रीजन में अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म की थी। और ठीक से देखा जाए तो ये वही नाम है दोस्तों जिसके चलते बीते दशकों से ताइवान अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की जंग लड़ रहा है। दरअसल ताइवान का ये नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना उसके सबसे क्लोजेस्ट नेबर यानी चाइना के ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से काफ़ी मेल खाता है, जिसके चलते लोगों के बीच ये कॉमन परसेप्शन बन गया है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक ही देश है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है और भले ही चाइना सालों से अलग अलग हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देकर ताइवान पर अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करता रहा हो, लेकिन ताइवान अपने आप को चाइनीज मेनलैंड से अलग एक सेपरेट एंटिटी के रूप में आइडेंटिफाई करता है। ताइवान का क्लेम है कि वो ईयर 1949 में खत्म हुई चाइनीज सिविल वॉर के बाद से ही खुद को अपने अलग संविधान से गवर्न कर रहा है और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो एक कंट्री डिक्लेयर होने वाले सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है। दरअसल इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से किसी भी पीस ऑफ लैंड को एक कंट्री तब डिक्लेयर किया जाता है जब वो इन 4 क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है। वो क्राइटेरिया है, पहला अपनी एक डिफाइंड टेरिटरी, दूसरा अपनी एक परमानेंट पॉपुलेशन, तीसरा खुद की सरकार और चौथा दूसरे नेशंस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब देखिए, यहाँ देखने वाली बात यह है कि ताइवान के पास अपनी परमानेंट पॉपुलेशन भी है और अपनी खुद की अलग सरकार भी। साथ ही यूनाइटेड नेशन के 193 देशों में से ये 13 देश ताइवान को एक कंट्री के रूप में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी कर चुके हैं। यानी कंट्री डिक्लेयर होने वाले 4 में से 3 क्राइटेरियाज को ताइवान बिना किसी इफ एंड बट्स के फुलफिल करता है। समस्या है वो क्राइटेरिया जो कहता है कि एक देश के पास अपनी एक वेल डिफाइंड टेरिटरी भी होनी चाहिए। एक तरफ ताइवान क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी में मौजूद ये 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसका है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना कभी प्री चिंग डायनेस्टी की एरा को तो कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान साइन हुए कायरो 1943 और पोट्सडैम 1945 जैसे एग्रीमेंट को कोट करके इस पीस ऑफ लैंड पर अपना हक जताता है। यानी ये पूरा मुद्दा सिर्फ इस बात पर टिका है दोस्तों कि फॉर्मोसा नाम के इस आइलैंड पर असली मालिकाना हक किसका है। फॉर्मोसा की सॉवरेनिटी को लेकर चल रही इसी उठापटक पर हाल ही में ताइवान के प्रेसिडेंट विलियम लाई ने एक बड़ा ही रोचक बयान दिया था, जहां वो ये कहते नजर आए कि चाइना ऐतिहासिक प्रमाणों को आधार बनाकर ताइवान पर अपना दावा करता है और जगह जगह वन चाइना या यूनाइटेड चाइना के आइडिया को प्रपोज करता दिखाई देता है। लेकिन अगर उसे सच में अपनी क्षेत्रीय अखंडता की इतनी चिंता है तो वो 19वीं सेंचुरी के आखिर में चीनी राजवंश द्वारा रशिया को दी गई अपनी उस जमीन को क्यों वापस नहीं ले लेता जिसे उसने 1858 की ट्रीटी ऑफ आइगन और 1860 की ट्रीटी ऑफ पीकिंग के चलते गवा दिया था। लाई यहीं रुके और इन दोनों ट्रीटीज को कोट करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि चाइना का ये स्टैंड उसकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि अगर यहाँ बात सिर्फ क्षेत्रीय अखंडता की होती तो चाइना रूस के कब्जे से अपनी जमीन को वापस लेने की भी बात करता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर ताइवानीज प्रेसिडेंट की इन बातों में सच्चाई है तो वो चाइना जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख और तिब्बत से लेकर ताइवान तक अपनी आधिपत्यों की जंग लड़ रहा है, वो रशिया को दिए इस पीस ऑफ लैंड को क्यों नहीं क्लेम करता? क्या इसका कारण सिर्फ अमेरिका को काउंटर बैलेंस करने के लिए रशिया का साथ पाना है या हकीकत कुछ और है? क्या है कहानी रशिया चाइना के सबसे बड़े लैंड डिस्प्यूट की? आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स, द लॉस्ट टेरिटरी ऑफ फार ईस्ट। दोस्तों, रशिया के फार ईस्ट लैंड पर सेंटर्ड इस डिस्प्यूट स्टोरी की शुरुआत मिड 19वीं सेंचुरी में तब होती है जब मैप पर नजर आ रहे इस रीजन को आउटर मंचूरिया के नाम से जाना जाता था। उस दौरान आउटर मंचूरिया चाइना में रूल कर रही चिंग डायनेस्टी के नॉर्थ ईस्ट एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, जिसमें अमूर रिवर के लेफ्ट बैंक से लेकर पैसिफिक कोस्ट तक का एरिया फॉल करता था। और इस टेरिटरी को कंस्टिट्यूट करने वाले 2 मेन रीजन से दोस्तों अमूर ओब्लास्ट और प्रिमोर्स्की कराई। कई सदियों तक इन दोनों रीजन्स का कंट्रोल चाइनीज डायनेस्टीज के पास रहा, लेकिन लेट 1850s के बाद हुए अमूर अनेक्सेशन में ये दोनों ही एरियाज चिंग डायनेस्टी के कंट्रोल से निकलकर रशियन एम्पायर के पास चले गए।
ईयर 1858 में इस टेरिटरी के कंट्रोल को लेकर रशियन एम्पायर के जनरल निकोलाव मारुव्योव और चिंग डायनेस्टी के नोबल यी शान के बीच ट्रीटी ऑफ आइगन साइन हुई, जिसके तहत ये फैसला किया गया कि अमूर रिवर के नॉर्थ से लेकर स्टैनोवॉय माउंटेन्स तक का रीजन, जिसे अमूर ओब्लास्ट कहा जाता है, अब रशियन एम्पायर का पार्ट होगा। आइगन की इस संधि ने कुछ समय के लिए रशियन एम्पायर और चिंग डायनेस्टी के बीच शांति तो स्थापित कर दी, लेकिन ये शांति समझौता कुछ ही महीनों बाद तब टूट गया जब चिंग डायनेस्टी के मोनार्क जियांग फेंग ने यी शान और निकोलाई मुरावियोव के बीच हुए समझौते की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। और दोस्तों, ये वो दौर था जब फ्रांस और ब्रिटेन जैसे एम्पायर अपने कॉलोनियल एक्सपेंशन की महत्वाकांक्षा लिए ऑलरेडी चाइनीज मेनलैंड का रुख कर चुके थे, और ब्रिटिश एम्पायर और चिंग डायनेस्टी के बीच ओपियम ट्रेड को लेकर ईयर 1839 से लेकर 1842 के बीच फर्स्ट ओपियम वॉर लड़ी जा चुकी थी। आइगन की संधि के ब्रेक होने के कुछ महीनों बाद ब्रिटेन ने फ्रांस और यूएसए के साथ मिलकर चिंग डायनेस्टी के खिलाफ सेकेंड ओपियम वॉर का बिगुल बजा दिया, और मिलिट्री इंफीरियोरिटी के चलते चिंग डायनेस्टी को इस वॉर में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चिंग डायनेस्टी को मिली इस हार से सबसे ज्यादा फायदा दोस्तों रशिया को हुआ, क्योंकि दरअसल सेकेंड ओपियम वॉर में मिली इस हार से चिंग एम्पायर अपनी ज्यादातर स्ट्रेंथ खो चुका था, और ऐसे में उसे डर था कि अगर वक्त रहते उसने रशियन एम्परर अलेक्जेंडर II के साथ कोई समझौता नहीं किया तो वो अमूर ओब्लास्ट को रिकैप्चर करने के लिए दोबारा नॉर्दर्न फ्रंट खोल देगा, और अगर ऐसा हुआ तो चिंग एम्पायर को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए चिंग डायनेस्टी के स्टेट्समैन प्रिंस गोंग ने आनन फानन में रशियन जनरल निकोलाई इग्नातियव के साथ एक नई ट्रीटी साइन की, जिसे द ट्रीटी ऑफ पीकिंग कहा गया। इस ट्रीटी के तहत रशिया को न सिर्फ पूरा का पूरा अमूर ओब्लास्ट दे दिया गया, बल्कि साथ ही इस ट्रीटी से उसे फार ईस्ट पर मौजूद पैसिफिक कोस्ट से लेकर कोरियन बॉर्डर का वो इलाका भी मिला जिसे प्रीमोर्स्की की कराई कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा इस ट्रीटी से रशिया को पैसिफिक ओशन में सखालिन आइलैंड नाम का एक इंपॉर्टेंट आइलैंड भी मिला दोस्तों, जो न सिर्फ प्रेजेंट डे रशिया का बिगेस्ट आइलैंड है, बल्कि सी ऑफ ओखोत्स्क और पैसिफिक ओशन के बीच लोकेटेड होने की वजह से इसे आज रशिया के सबसे मेजर स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम हब में से एक कंसिडर किया जाता है। बहरहाल 1860 में साइन हुई इस ट्रीटी के बाद अमूर ओब्लास्ट और प्रीमोर्स्की कराई का ये पूरा एरिया रशिया कंट्रोल में ही है, जो आज रशिया को कई तरह के बेनिफिट्स पहुंचा रहा है। Why अमूर ओब्लास्ट एंड प्रीमोर्स्की कराई आर सो इम्पोर्टेंट। दोस्तों, हम ये देख चुके हैं कि कैसे पीकिंग की संधि से रशिया के हाथ सखालिन जैसा इंपॉर्टेंट आइलैंड लगा, जो आज रशिया के लिए इंडो पैसिफिक रीजन के बीच ब्रिज का काम कर रहा है। इस आइलैंड पर ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार भी मौजूद हैं दोस्तों, और यहाँ चल रहे सखालिन 1 और सखालिन 2 जैसे प्रोजेक्ट्स रशिया को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ उसे नेट एनर्जी एक्सपोर्टर बनाने में भी वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि ये आइलैंड जापान के होकाइडो आइलैंड से महज 40 किलोमीटर दूर है, इसीलिए इसका कंट्रोल रशिया को जापान के खिलाफ किसी भी टेंस सिचुएशन में एक बेटर डिफेंसिव पोस्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों, सखालिन आइलैंड तो पीकिंग की ट्रीटी से रशिया को मिले इमेंस बेनिफिट्स का एक छोटा सा तिनका मात्र है, क्योंकि असल में अमूर ओब्लास्ट और प्रीमोर्स्की कराई वो दो इलाके हैं जिससे रशिया को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है। सबसे पहले अगर हम अमूर ओब्लास्ट की बात करें दोस्तों, तो 3.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाले इस रीजन को गेटवे ऑफ रशियन एक्सपोर्ट्स टू एशिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ही रशिया आज अपने मेजर एक्सपोर्ट्स को बाकी एशियन नेशंस तक पहुंचा पा रहा है। दरअसल इस रीजन में ट्रांस साइबेरियन रेलवे और बाइकल अमूर मेन लाइन जैसे मेजर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स मौजूद हैं, जो रशिया के एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ने का काम कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ ब्लैगोवेशंस्क जैसी कई सिटीज भी मौजूद हैं जिन्हें रशिया के मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब में से एक कंसिडर किया जाता है। यही नहीं, आज इस रीजन की इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये ऐसे लार्ज फर्टाइल लैंड को होस्ट करता है जहाँ कई किस्म की क्रॉप्स कल्टिवेट की जा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए ईयर 2021 में इस रीजन में 2 मिलियन टन से भी ज़्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस हुआ था, जबकि उसी साल रशिया का कंबाइंड सोयाबीन प्रोड्यूस 5.8 मिलियन टन का था। सिमिलरली ये रीजन कई तरह के मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल से भरा पड़ा है, जैसे यहाँ मौजूद सोलोविव्स्की माइन रशिया की सबसे मेजर गोल्ड माइन में से एक है। इन सब के अलावा अमूर ओब्लास्ट में अमूर रिवर का बड़ा कैचमेंट एरिया फॉल करता है, जिससे रशिया अपने यहाँ सोबोडनी, शिमानोस्की, टिंडा और ज़वितिंस्क जैसी इंडस्ट्रियल सिटीज का डेवलपमेंट कर पाया है। इसी तरह अगर हम प्रीमोर्स्की कराई की बात करें तो ये रीजन ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया के लिए चीप बार्गेन साबित होता है। सिर्फ इस रीजन के चलते रशिया की बॉर्डर नॉर्थ कोरिया को टच करती है, जिसके चलते वो पास्ट में कोरियन पेनिनसुला के डिस्प्यूट में अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करवाकर अपने आर्च राइवल अमेरिका को काउंटर कर पाया है।
हालांकि दोस्तों इस रीजन की सबसे खास बात है यहाँ मौजूद व्लादिवोस्तोक नाम का ये शहर, जिसे 21वीं सेंचुरी में रशिया के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट का होम माना जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आज व्लादिवोस्तोक में मौजूद पोर्ट्स अकेले रशिया के पैसिफिक ट्रेड का 30% वॉल्यूम हैंडल करते हैं, जिससे रशिया एनुअली 10 से 15 मिलियन रूबल्स का रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। लेकिन इस शहर की इंपॉर्टेंस सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी ये शहर रशिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन जाता है। दरअसल दोस्तों व्लादिवोस्तोक में ही रशियन नेवी की पैसिफिक फ्लीट का नेवल बेस भी मौजूद है, जिसकी मदद से वो एशिया और पैसिफिक दोनों रीजन्स में अपनी नेवल प्रेजेंस फील करवा पाता है। व्लादिवोस्तोक की तरह प्रिमोर्स्की कराई में भी और भी कई इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जैसे नखोदका, आर्सेनियेव, उसूरिस्क और दालनेगोर्स्क। और दोस्तों इन सब के अलावा प्रिमोर्स्की कराई के पैसिफिक कोस्ट तक एक्सटेंड होने की वजह से रशिया को पैसिफिक ओशन का इजी एक्सेस भी मिल जाता है, जिससे उसकी 30% फिशिंग नीड्स फुलफिल होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज अमूर ओब्लास्ट और प्रिमोर्स्की कराई की कंबाइंड जीआरपी यानी ग्रॉस रीजनल प्रोडक्ट करीब $12 बिलियन है, जो ये साफ दर्शाता है कि कैसे 1860 की ट्रीटी से मिले ये दोनों रीजन्स मॉडर्न टाइम्स में रशिया को इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, अगर 19वीं सेंचुरी में ये दोनों रीजन्स चिंग डायनेस्टी के हाथों से फिसलकर रशियन एम्परर की झोली में नहीं गए होते, तो आज रशिया के पास ना व्लादिवोस्तोक होता और ना ही स्वोबोडनी। ऐसे में सवाल है कि आखिर जब ये दोनों रीजन स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो चाइना इन्हें रीऑक्यूपाई क्यों नहीं करना चाहता? वाई इज चाइना नॉट इंटरेस्टेड? दोस्तों अमूर ओब्लास्ट और प्रिमोर्स्की कराई को रशिया से वापस लेने के आइडिया को लेकर चाइना अब तक जिस डिसइंटरेस्ट को शो कर रहा है उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि चाइना बीते कई सालों से रशिया के साथ कोऑपरेशन ओवर कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, ताकि वो पैसिफिक ओशन में अमेरिका और एशिया में इंडिया को काउंटर बैलेंस कर सके। सिमिलरली प्रेजेंट टाइम्स में चाइना टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ज्यादा ट्रेड एक्सपेंशन पर फोकस कर रहा है और उसे लगता है कि अमूर ओब्लास्ट जैसे रीजन से ज्यादा रेवेन्यू उसे वन बेल्ट वन रोड जैसे इनिशिएटिव प्रोवाइड करा सकते हैं। अब क्योंकि OBOR को सक्सेसफुल बनाने में रशिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ऐसे में वो नहीं चाहता कि 150 साल पुराने किसी मुद्दे से रशिया के साथ रिलेशंस खराब किए जाएं। सिमिलरली भले ही अमूर ओब्लास्ट कई तरह के मिनरल से भरा पड़ा है, लेकिन चाइना का करंट फोकस ऐसे रेयर मिनरल्स पर है जिनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजीज में किया जा सकता है। अब क्योंकि चाइना 60% रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोड्यूस और 90% रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस कर रहा है और उसके पास 44 मिलियन मेट्रिक टन के रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, ऐसे में अमूर ओब्लास्ट ऑटोमेटिकली उसके लिए एक लेस फ्रूटफुल रीजन बन जाता है। इसी तरह चाइना का ये भी मानना है कि भले ही ये दोनों रीजन्स इमेंस पोटेंशियल को होल्ड करते हों, लेकिन अभी भी ये लार्जली अंडर डेवलप्ड और स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। ऐसे में अगर वो किसी तरह रशिया से इन रीजन्स को वापस लेने में कामयाब भी हो जाता है, तो उसे इन एरियाज पर हेविली इन्वेस्ट करना होगा। यानी मतलब साफ है दोस्तों कि चाइना के प्रेजेंट स्टैंड को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि वो अमूर ओब्लास्ट और प्रिमोर्स्की कराई के गम को भुला चुका है। शायद यही कारण है कि ताइवानीज प्रेसिडेंट के बयान को लेकर अब तक किसी चाइनीज ऑफिशियल की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि जियोपॉलिटिक्स के शतरंज की बिसात बड़ी तेजी से अपनी रंगत बदलती है, और ऐसा हो सकता है कि आज नहीं लेकिन शायद आने वाले भविष्य में चाइना को ताइवान और तिब्बत की ही तरह अमूर ओब्लास्ट और प्रिमोर्स्की कराई की भी याद आ जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या 150 साल के बाद चाइना इन दोनों रीजन्स पर अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर सकता है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।